जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस आ चुका है, जिसमें 100 अंक भाषा का है, जिसमें 25 अंग्रेजी अनिवार्य है तथा 75 हिंदी, उर्दू या बांग्ला से रहेगा। और इसमें 150 अंक का सामान्य अध्ययन होगा। जी, सामान्य अध्ययन का ये क्वेश्चन रहेगा। और इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न पत्र है, तो जो ये 1998 में जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी के द्वारा, उसी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा कितनी गहराई तक जा करके शिक्षकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न को। तो इसी का ख्याल रखते हुए ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है और यह परीक्षा 5/5/1998 को हुआ था। तो आइए देखते हैं ये सभी प्रश्न। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आने वाले एग्जाम के लिए यह काफ़ी सहायता करेगा आने वाले एग्जाम में। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें टोटल 100 प्रश्न दिया गया है, तो एक एक करके सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। और इससे देखने से ये पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक संवत पर। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी भारत का। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आने वाले एग्जाम में दोहराता है, तो इसका ख्याल रखते हुए इन प्रश्नों को एक बार देखें, आपको आने वाले एग्जाम के लिए सहायता करेगा। तीसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आदिल हवाई अड्डा। यह रियाद में है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, इजराइल की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, तो इजराइल की राजधानी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जेरूसलम है। पांचवा प्रश्न है कि जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, ड्यूस मार्क कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है, तो किसमें प्रतिनिधित्व होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महासभा में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी में पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, तो पहली बैठक की अध्यक्षता गुट निरपेक्ष आंदोलन के किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ बी टीटो ने। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, वर्साय समझौता एक संधि थी, तो वर्साय समझौता कैसी संधि थी? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन 8 का। जी हाँ, यहाँ ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रीय विधानमंडल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेडरल असेंबली। जी हाँ, उसे फेडरल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, कि भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किया था, तो किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी, तो मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अल्बानिया की। जी हाँ, मदर टेरेसा अल्बानिया की नागरिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नाग। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का कि निम्न ये दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, तो शांतिवन में किनकी समाधि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जी हाँ। नेक्स्ट है 14 नंबर का अमजद अली खां एक सुविख्यात क्या है। तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरोद वादक हैं। जी हाँ, सरोद वादक। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये वर्तमान के उस समय की अगर बात किया जाए, क्योंकि ये 1998 का प्रश्न है, तो उस समय जो वर्तमान अध्यक्ष थे वो यहाँ नाम नहीं दिया गया है, तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन जो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है तो वो है निकोलस मादुरो। जी हाँ, निकोलस मादुरो। तो ये अभी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं, निकोलस मादुरो। तो इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। ये 16 नंबर का ये प्रश्न आप लोगों के सामने, श्री पी चिदम्बरम को एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया है, किसके द्वारा चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोमनी द्वारा। जब पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे भारत के, तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री यूरोमनी द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल में नियुक्त राजदूत कौन है। जी, हाल में नियुक्त राजदूत, तो ये 1998 का प्रश्न है, तो इसके अनुसार रिचर्ड सेलेस्ट थे उस समय। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो एरिक गारसेटी हैं। जी हाँ, एरिक गारसेटी जो हैं वो अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो भारत में नियुक्त हैं वो एरिक गारसेटी हैं, जो भारत में राजदूत हैं अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, उस जुझारू संगठन की पहचान करें जिसे हाल में संयुक्त राज्य ने आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये 1998 की बात है, तो उस समय ये जो हरकत उल अंसार जो है ये उस समय का आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का कि सैनिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में संयुक्त कार्यदल संगठित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जो कि 1998 में ऐसा संयुक्त कार्यदल संगठित किया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है क्योंकि ये उस समय का है, तो हमें वर्तमान के बारे में करंट अफेयर को देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, वर्तमान वर्ष के लिए औषधि विज्ञान का नोबेल सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये 20 का आंसर हो जाएगा सी स्टैनली बी प्रूसिनर को। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का कि 1997 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये 1997 की बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरहार्ड फिशर को। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी। जी हाँ, मृत्यु दर में कमी जो है यही मुख्य कारण होता है जनसंख्या वृद्धि का। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का,
23 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने कि वर्ष 1995 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1995 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया वो थे राजकुमार को। जी हाँ, राजकुमार को प्रदान किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो विवेक अग्निहोत्री, जी हाँ, वर्तमान में 2023 में जो नामित हैं वो हैं विवेक अग्निहोत्री। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना है, विवेक अग्निहोत्री को। जी हाँ, क्योंकि ये विवेक अग्निहोत्री जो है निर्देशन किए हैं द कश्मीर फाइल जो फिल्म है उसके बारे में ये फिल्म बनाए, द कश्मीर फाइल फिल्म, उसी के लिए विवेक अग्निहोत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया जाना है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। इसमें बहुत सारा प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिक्षक एग्जाम के लिए, तो इसे अंत तक देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, इस वर्ष डूरंड कप जीता गया। जी हाँ, इस वर्ष डूरंड कप किसके द्वारा जीता गया? तो डूरंड कप के बारे में बता दें कि जीतने की जहां तक प्रश्न है तो ये 1998 की प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी कि कोची द्वारा। लेकिन डूरंड कप से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कि डूरंड कप किस खेल से खेला जाता है? डूरंड कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। और कभी कभी पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। जिस प्रकार से रणजी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार से ये डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल। 10वीं लोकसभा, तो 10वीं लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल जो था वो था, विपक्ष में था भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता। 26वीं एशियाई स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगकांग। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम आयु का खिलाड़ी। ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन बी, हसन रजा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत हो चुका है, चीन को पछाड़ते हुए। जी हाँ, चीन को पछाड़ते हुए भारत जो है अब आगे निकल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका निभाई थी कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा विश्वास। जी हाँ, सीमा विश्वास बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, टीवी धारावाहिक जनता की अदालत के संचालक कौन है? जी हाँ, जनता की अदालत के संचालक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजत शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का कि 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी में पुरुषों की चैंपियनशिप जीतने वाला देश कौन था? कौन जीता था पुरुषों का चैंपियनशिप जीतने वाला देश जो 1992 में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साढ़ों की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का, 34 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, भारत में सीमित ओवरों की क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरनार मिर्डल। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? जी हाँ, हर्षचरित के लेखक सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वान भट्ट। तो यहाँ देखिए कि पुस्तक और उसके लेखक के बारे में भी प्रश्न आता है, तो इस प्रकार के प्रश्न पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का, शाहनामा लिखा गया था, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का, इस वर्ष यानी 1998 की बात कर रहा है कि बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? तो 1998 में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था अरुंधति राय को। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, कि इस वर्ष यानी 1998 की बात है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये 1998 की बात है। तो 1998 में प्राप्त किया गया था डेरियो फो को, डेरियो फो। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो इसका सही आंसर होगा एनी एरनॉक्स। जी हाँ, एनी एरनॉक्स, एरनॉक्स। तो एनी एरनॉक्स को प्रदान किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर का, कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न इतिहास का, कि चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया, कब भारत का भ्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का, कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए होगा 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में जहां इनका जन्म हुआ वो पाकिस्तान में जगह पड़ता है और उस जगह का नाम हो गया ननकाना साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू सी आर दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर का, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किए थे? इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा कि इसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था इस आयोग में, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका बहिष्कार किया कि जब भारत का कोई सदस्य नहीं है तो ऐसा कमीशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये हस्ताक्षर कब किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ समझौता 1916 में। जी हाँ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का, 46 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार के विरोध करने के लिए। जी हाँ, तुर्की के सुल्तान के साथ ब्रिटेन का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जी हाँ, दूसरा विश्व युद्ध में सबसे अंतिम देश कौन था जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जी हाँ, जापान जो था सबसे अंत में पराजित हुआ था और जापान का शक्ति उस समय काफी ज्यादा था। जब ये नहीं मान रहा था तब अमेरिका लास्ट में इस पर परमाणु बम का उपयोग किया और इसको तहस नहस कर दिया। तो पहला जो परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने वो हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त, जी हाँ 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिरा दिया 9 अगस्त
1945 को। जी हाँ, 9 अगस्त 1945 को। अगर ये आत्मसमर्पण नहीं करता तो हो सकता है कि और बम गिरा देता, लेकिन ये 2 ही बम में ये पूरी तरह से एकदम विनाश यहाँ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था किस वर्ष? जी हाँ, अल्जीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था कब? बिहार को बंगाल से अलग किया गया था कब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का, कि नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का, कि भारत की संसद में सम्मिलित हैं। भारत के संसद में कौन सा सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का, 53 नंबर का प्रश्न है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो अनिवार्य अनुमोदन कब होना चाहिए? इसका सही आंसर है 1 महीने में। जी हाँ, 1 महीने में ऐसा अनुमोदन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक होता है उसके अध्यक्षता कौन करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, कि भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कम हो। कितना से कम हो? तो ऑप्शन बी 14 वर्ष से कम अगर है तो उसको कारखाना या किसी भी खाद्यान्न में काम करने नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं कौन? अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अभी अनुपस्थित हैं तो उनके कार्य को कौन करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का। जी 58 नंबर का प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं कौन? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का। 59 नंबर का प्रश्न, 1992 ईस्वी में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केसी पंत। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, यहां इसका सही आंसर होगा 2021 और 22 के लिए 9.4%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 9.4% वृद्धि किया है प्रति व्यक्ति आय में। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का। यह 61 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चीनी का मुख्य उत्पादक देश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राजील। चीनी का मुख्य उत्पादक देश। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश। सोना सबसे ज्यादा कहां होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का, कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कौन करता है?
यहाँ ऑप्शन दिया गया है बिहार, जो कि बिहार और झारखंड जब एक साथ था तब सही आंसर था। ऐसे अभी इसका आंसर होगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का, उस नगर को पहचाने जो डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है वो शहर है रोम। जी हाँ, रोम, क्योंकि रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। जी हाँ, टाइबर नदी के किनारे रोम है। और बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट ये सर्वप्रथम लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है किसके द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। जी हाँ, आरबीआई के द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। जी हाँ, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का, कि संसार में चीनी का मुख्य उत्पादक देश। संसार में चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, चीनी का सर्वोच्च ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जो उत्पादन करता है वो सबसे ज्यादा चीन में होता है, और जो निर्यात ज्यादा करता है वो श्रीलंका है, निर्यात करने वाला। नेक्स्ट है 68 नंबर का प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। जी हाँ, बिहार का सबसे ज्यादा, वर्तमान में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का, और दूसरा नंबर पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 69 नंबर का, भाखड़ा नांगल बांध बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। जी हाँ, सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, कि मार्मुगाओ पतन स्थित है। मार्मुगाओ पतन जो है वो कहाँ स्थित है, गोवा में। जी हाँ, इसका आंसर सी होगा। 71 नंबर का प्रश्न है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है। इसका सही आंसर देखिए होगा, सही आंसर 71 का यहाँ ऑप्शन सी का है। जी हाँ, कि ऑप्शन सी में दिया है कि वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। जी हाँ, ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं कैसे। तो ये अवतल दर्पण का होता है, जो परावर्तक जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का, कि वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं। तो जो वात भट्ठी जो होता है उससे जो लोहा प्राप्त होता है उसे ढलवां लोहा कहते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ढलवां लोहा, क्योंकि उसे वात भट्ठी में ढाला जाता है। 74 है कि पौधों के जनन अवयव कौन होता है। पौधों का जो जनन होता है वो कहाँ से होता है। वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्प से। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का, कि बेरी बेरी का कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का, कि किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है। किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, उसे हथौड़े से पीटकर। जब उसे हथौड़ा से पीटा जाएगा चुंबक को तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है। यानी सबसे ज्यादा ये प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का, कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का, एस्पिरिन क्या है। जी हाँ, एस्पिरिन क्या है। तो ऑप्शन बी सही है, एक प्रतिज्वरीय है। जी हाँ, एक प्रतिज्वरीय है। 80 नंबर का है कि दूध एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूध जो है किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पायस का उदाहरण है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का, कि कृत्रिम जो
हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? किस गैस का प्रयोग करके कृत्रिम ढंग से फल को पकाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन। जी हाँ, एसिटिलीन से जो कच्चा कच्चा जो फल होता है उसको पकाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, कलाई घड़ी में, जेबी परिकल्कों में, और नेक्स्ट ऑप्शन इसका देखिए 82 का प्रदर्शित युक्तियों में और उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर का कि 4.5, जी हाँ 83 में देखिए मैथ आ गया, 24.5 मीटर लंबे और 168 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ भूखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में सिर्फ गुना कर देना है। तो 24.5 और 16.8 जब गुना करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 411.6। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है और लंबाई और चौड़ाई ये दोनों को गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर का 84 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई। जी हाँ, आधार दिया गया है 1.5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 75 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जी हाँ, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे, गुना देंगे, आधार देखिए दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर को बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, और गुने 75 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है। अब 2 से 150 को काटेंगे तो ये 75 से कटेगा। जी हाँ, और 75 में जब गुना कर देंगे तो 75 का गुना देखिए कर देते हैं 75 में 75 से, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और 7×5 = 35, 2 37 होगा, 5×7 = 35 होगा, और 7×7 = 49, और 3 52 होगा। देखिए यहाँ 5 7 5 12, और ये 6 और ये 5, यानी 56×25। तो 56×25 देखिए ऑप्शन दिया गया है डी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56×25, यानी 5625 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ 1 मीटर में दिया हुआ था तो मीटर को बदल देना सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है। आशा करते हैं ये मैथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का। जी हाँ, 85 नंबर का प्रश्न देखिए, 85 में दिया गया, यह भी एक मैथ का प्रश्न है कि 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है। यानी कि 8.8 किलोमीटर दूरी करने में कोई चक्का जो है, कोई गोल चक्का जो है वो 4000 बार घूमता है। तो इस चक्का का व्यास क्या होगा? जी हाँ, इसका व्यास पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो किलोमीटर 8.8 किलोमीटर है, जी हाँ देखिए यहाँ 8.8 किलोमीटर है, इसको बदल लेंगे मीटर में। जी हाँ, तो मीटर में जब बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8800, इतना हो गया मीटर। और इतना मीटर को तय करने में ये 4000 बार चक्कर लगाता है। 4000 बार चक्कर लगाया तो इसमें क्या करेंगे कि 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, और ये भी आगे कटता है। जब इसको यहाँ काट देते हैं तो 40 से जब इसको भाग करेंगे, 40 से जब भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.2, 2.2। ये 2.2 मीटर जो आया वो एक चक्कर का ये आया कि एक चक्कर लगाने में ये
2 मीटर दूरी तय करता है। तो ये जो दूरी जो तय करता है गोल जैसा, इसको कहा जाता है परिधि। इसको वृत्त का परिधि कहा जाता है, यानी कि वृत्त का परिधि जो हो गया वो 2.2 मीटर हो गया। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है कि 2 पाई आर बराबर यहाँ 2.2 हो जाएगा। 2.2 बराबर 2 पाई आर होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि 2 पाई आर 2 गुने 22/7 और गुने आर बराबर 2.2 रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये दशमलव को हटा देंगे और नीचे 10 दे देंगे। यहाँ 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ 10 ये है। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आर का मान आएगा 35। आर का मान 35 आएगा। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। जब आर बराबर 35 है तो आर डी बराबर हो जाएगा 35 गुना 70। तो इस प्रकार से 70 यहाँ ऑप्शन दिया गया है। देखिए 70 जो ऑप्शन ए में जो है 70 मीटर है, लेकिन यहाँ 70 जो है सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा, क्योंकि हम इसे 70 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का कि एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए एक व्यक्ति जो किसी स्थान से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो इस प्रकार से देखेंगे, ऊपर होता उत्तर, नीचे दक्षिण और दाहिना साइड पूरब और बायां साइड पश्चिम। तो मान लिया जाए यहाँ से पश्चिम की ओर गया है 15 मीटर गया और यहाँ से फिर उत्तर की ओर मुड़ गया, ये 8 मीटर। तो पूछता है कि फिर से देखिए, एक व्यक्ति जो है 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो यहां से मान लेते ये केंद्र है, पश्चिम की ओर गया 15 मीटर। उसके बाद 8 मीटर उत्तर की ओर गया, तो उत्तर ऊपर की ओर कर देते हैं, ये 8 मीटर गया। अब कहता है कि आरंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। तो आरंभिक स्थान यानी ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगा, ये कर्ण पूछा जा रहा है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, 15 के स्क्वायर और जोड़ 8 के स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर होता है 225 और जोड़ 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289, रूट अंडर 289, 289। तो 289 जब बाहर आएगा तो ये होगा 17, ये 17 का स्क्वायर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। तो 17 मीटर ऑप्शन सी है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 87 नंबर का। 87 में दिया गया है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना अधिक थी। या कोई व्यक्ति है तो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना अधिक थी। अभी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या करना होगा कि 1 वर्ष पूर्व मानना होगा पुत्र की आयु, तो 1 वर्ष पूर्व रहेगा पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु हो जाएगा 8x। ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 8 गुना थी, तो 8 गुना हो गया, 8 गुना। लेकिन फिर कहता है कि अब भी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। अभी जो उसका आयु है अपने पुत्र के, यानी वर्तमान आयु की बात किया जा रहा है, तो पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा
अभी जो उसका उम्र है यानी कि x प्लस 1, ये पुत्र के आयु के स्क्वायर के बराबर है। पिता के जो आयु है 8x प्लस 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर आएगा 6 आएगा। तो x बराबर जो 6 आया है वो 1 वर्ष पहले आया है। तो अगर वर्तमान की अगर बात करेगा तो वर्तमान जब 1 वर्ष पहले जो था 6 साल, तो वर्तमान में हो जाएगा 7 साल। वर्तमान उम्र होगा 7 साल। और पिता के जो आयु था वो है 8x। तो 8x प्लस 1, तो 8 गुने 6 प्लस 1 यानी 8 6 48 1 49 वर्ष। तो 7 वर्ष और 49 वर्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 49 पिता के और 7 पुत्र का हो जाएगा वर्तमान उम्र। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर का, बच्चों की किसी निश्चित संख्या के बीच 250 रुपये बराबर बराबर वितरित कर दिए गए। 250 रुपये क्या किया कि कुछ बच्चा के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। यदि 25 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 50 पैसा कम मिले होते, तो बच्चों की संख्या क्या थी। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन से लेकर के चलेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं 100। अगर 100 बच्चा को अगर बराबर बराबर बांटा जाएगा तो उसको मिलेगा 2 रुपया 50 पैसा, सबको 2 रुपया 50 पैसा। लेकिन 25 बच्चा अगर बढ़ गया तो बच्चा की संख्या हो गया 125। जब बच्चा 125 हो गया और रुपया 250 है तो सबको मिला 2-2 रुपया। तो देखिए यहाँ सब पहले मिला था जब 100 बच्चा था तो 2 रुपया 50 पैसा, और जब 25 बच्चा बढ़ गया तो सबको मिला 2-2 रुपया। तो यहाँ 50 पैसा की कमी हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि 50 पैसा कम मिलते। कितना बच्चा पहले था, तो 100 बच्चा, ही बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 बच्चा जब था तो सबको मिला 2.5 रुपया, और जब 25 बच्चा आ गया तो 125 हो गया तो सबको मिला 2-2 रुपया। तो ये जो कंडीशन यहाँ प्रश्न में दे रहा है वो ऑप्शन ए के साथ सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का, बिहार में स्थापित, देखिए यहाँ 5-6 मैथ दिया था, तो इस बार हो सकता है कि मैथ की संख्या 10 तक रह सकता है। तो इस टाइप का प्रश्न है जो मैथ का बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। 89 कहता है बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था। जी हाँ, आधुनिक उद्योग जो है ये इसका सही आंसर, जब झारखंड साथ में था तब इसका सही आंसर उस अनुसार से लोहा और इस्पात का जो था यहाँ आधुनिक उद्योग था। फिलहाल किसी प्रकार के बड़ा उद्योग बिहार में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का, कि बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। तो उर्वरक उद्योग जो है सिंदरी और बरौनी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है कहाँ। जी हाँ, नहर से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन 91 का, बिहार में नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है। इसका ऑप्शन दे रहा है नालंदा क्षेत्र में, दरभंगा क्षेत्र में, रोहतास क्षेत्र में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का, कि बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सा है। प्रधान फसल रबी, इसका सही आंसर होगा गेहूं। जी हाँ, गेहूं जो है एक रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर का, कि बिहार में कुल पशुधन है। तो बिहार में कुल कितने पशुधन है। तो बिहार में अभी जो कुल पशुधन की अगर बात किया जाए तो वो 3 करोड़ 64 लाख है। 3 करोड़ 64 लाख, इतना जो है पशुधन बिहार में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का, कि बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है कहाँ। जी हाँ, नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है। तो नलकूप के द्वारा इसका सही आंसर 1998 के अनुसार से ऑप्शन ए है, पटना क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई ज्यादा होता था। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर का, बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ। जी हाँ, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन, तो बाजरा के लिए सबसे अधिक उत्पादन में नाम आता है मुंगेर, पटना, गया। जी हाँ, मुंगेर, पटना, गया, ये तीनों जगह जो है काफी होता है। मुंगेर,
पटना और गया। तो यहाँ पटना और गया जो है ऑप्शन दिया गया है, तो पटना जो है यही पटना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर का कि झूम की खेती का व्यापक प्रयोग करते हैं कौन सा? झूम की खेती जो होता है उसका व्यापक प्रयोग कौन लोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहाड़िया लोग। जी हाँ, पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में साक्षरता अभियान आरंभ हुआ था कब? बिहार में जो साक्षरता अभियान जो आरंभ हुआ था कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर का कि 98 नंबर में है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो पंचायत राज की प्रस्तावित जो संरचना है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार से बिहार का जो पंचायती राज का जो प्रस्तावित है वो त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर का, पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है ये 100 नंबर का कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत का एक सदस्य का निर्वाचन कितने आबादी पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का ये निर्वाचन होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।